गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरी क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। उसमें हमारा टॉपिक होगा यूनिट 1 से जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी भारत में। आज हम लोग उस टॉपिक में जाएंगे जो हमारी शिक्षा थी वो कैसी थी, यानी प्राचीन काल में जो भारत में शिक्षा की व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं और समझते हैं कि प्राचीन काल में भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो पहले तो ये जान लें कि प्राचीन समय में जो भारत में शिक्षा व्यवस्था थी वो पूरी तरह आध्यात्मिक थी, यानी अध्यात्म पे ज़्यादा विश्वास किया जाता था, उसी पर जोर दिया जाता था। यानी जो शिक्षा होता था उसका संरचना होता था वो आध्यात्मिक होती थी। यानी हमें या फिर उस समय ये पढ़ाया जाता था कि आप कैसे अपने नैतिक गुणों का विकास कर सकते हैं, आप में कैसे अध्यात्म का विकास हो सकता है, आप कैसे अपने सामाजिक दायित्व को समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग टॉपिक के माध्यम से पूरी टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले है ज्ञान एवं शिक्षा। तो शिक्षा क्या होता था? माना जाता था कि उस समय मनुष्य का तीसरा नेत्र है, यानी तीसरे नेत्र के बिना उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी शिक्षा क्या था? तीसरा नेत्र के रूप में माना जाता था और उससे ही ज्ञान की प्राप्ति होती थी। दूसरा क्या माना जाता था? मौज की प्राप्ति। अगर हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हमें मौज की प्राप्ति होगी। मौज की प्राप्ति का मतलब होता है ईश्वर में विलीन हो जाना। यानी जब एक व्यक्ति अपना पूरा समय अपना जीवन संसार में व्यतीत कर लेता है, उसके बाद जब अंत में अपने जीवन को, अपने शरीर को त्याग देता है, तो त्यागने के बाद वो क्या होता है? ईश्वर में विलीन हो जाता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। कहा जाता है कि व्यक्ति 84 करोड़ योनियों में जन्म लेता है, लेकिन उस जन्म के दौरान उन्हें बहुत सारे कष्ट और पीड़ा को सहना पड़ता है। इसीलिए जब उस समय शिक्षा व्यवस्था में मोक्ष का स्थान दिया गया था कि आप ऐसे कर्म कीजिए, ऐसे अपने आप को ऐसे बनाइए कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती थी? साधना करके, उपासना करके, यानी धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़कर। इसमें भी मैं आपको इस टॉपिक में और भी है, मैं आपको इसको अच्छे से बताऊंगा मोक्ष की प्राप्ति। तो उसका सेकंड क्या था कि मोक्ष को प्राप्त करना है, मतलब प्राचीन इतिहास, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जो थी उसमें मोक्ष को प्राप्त करना होता था। तीसरा क्या है? शुद्धता का विकास करना, यानी हमारे शरीर में जो विकार है, जो अशुद्धता है, उसको निकाल कर हमारे मन में, हमारे हृदय में शुद्ध एक सोच का विकास करना होता था। यानी हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, और जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर अध्यात्म आ जाएगा, हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे। यानी हमारा जो अंदर की, जो हमारे अंदर जो बुराइयां है उसको निकालने का प्रयास किया जाता था प्राचीन शिक्षा में। चौथा क्या है? चरित्र का निर्माण। यानी हम शिक्षा व्यवस्था में आज भी हम लोग पढ़ते हैं, तो आज भी हमारे शिक्षा व्यवस्था में है कि बालक को ऐसा शिक्षा दिया जाए जिससे उसके चरित्र का निर्माण हो सके। ये व्यवस्था प्राचीन समय से चला आ रहा है और प्राचीन शिक्षा में भी इसका स्थान था। यानी बालक को ऐसी शिक्षा मुहैया कराया जाए जिससे बालक का चरित्र का विकास हो सके। चरित्र का विकास अगर होगा तो वो क्या होगा? अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, वो अपने समाज के कर्तव्यों को निर्वाह करेगा, वो अपने और अपने आसपास के प्रति, लोगों के प्रति संवेदनाएं रखेगा। इसीलिए चरित्र का निर्माण भी मुख्य था। पांचवा क्या है? संस्कृति का संरक्षण। संस्कृति मतलब जब हम अपने समाज में जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा एक संस्कार है, जो प्रचलन है, यानी जब व्यक्ति जन्म लेता है और उस दौरान मृत्यु तक बहुत सारी संस्कृतियों में हम अपने आप को ढालते हैं। यानी हम एक कर्मकांड से जुड़े होते हैं और प्रत्येक समाज में अपनी अपनी एक संस्कृति होती है। उन संस्कृतियों को संरक्षण के लिए भी उस पर ध्यान दिया जाता था प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में। उपासना पर बल, यानी जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति कहाँ से होती है? जब हम धार्मिक अनुष्ठान या फिर हम अपने दायित्व को समझकर 4
चरणों को पूरा करते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो मोक्ष की हमें प्राप्ति होती है और ये उपासना पर भी निर्भर करता है। हम उपासक होते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और हम अपने आप को चाहते हैं कि हम एक ऐसा शुद्ध व्यक्ति बन जाए ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो उपासना पर बल दिया जाता था, कर्तव्यों का विकास किया जाता था, यानी आपके जो कर्तव्य है, आपके जो दायित्व है, उसके बारे में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में जगह थी। यानी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अध्यात्म को ओर जोर देता था। यानी जब हम प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो उसमें पूरा एक आज के समय में क्या है, शिक्षा बाल केंद्रित है। उस समय शिक्षा क्या होता था, अध्यात्म केंद्रित होता था, यानी शिक्षा को अध्यात्म से जोड़ना था। यानी शिक्षा के जरिए बालक को अध्यात्म से जोड़ना था ताकि वो अध्यात्म को समझ सके, अपने कर्तव्यों को समझ सके, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना जो अंदर जो अशुद्धि है उसको समझ सके और निकाल कर अपने जीवन को एक सही दिशा दे सके। इस पर विशेष जोर दिया जाता था। यानी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह अध्यात्म में थी। धीरे धीरे क्या हुआ, जब प्राचीन में बाहरी आक्रमण हुए तो उस शिक्षा व्यवस्था में धीरे धीरे बदलाव हुआ। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में मुख्य रूप से भाषा पर बल दिया जाता था, यानी साहित्य पर, भाषा या साहित्य पर बल दिया जाता था, साहित्य का ज्ञान दिया जाता था, साहित्य की पुस्तकें पढ़ाई जाती थी। ये सब प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में थी। धीरे धीरे जब बाहरी आक्रमण भारत में आक्रमण किए उसके बाद क्या हुआ, उसमें थोड़ा धीरे धीरे करके बदलाव आता गया और आज जो शिक्षा व्यवस्था है वो पहले से बिल्कुल अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का स्थान आज भी आपको देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक था आपका यूनिट 1 से, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से। आपका था प्राचीन शिक्षा भारत में कैसा था, तो ये आपका क्लियर हो गया। इसमें मैं अभी आपको मोक्ष के बारे में बताऊंगा, यानी पुरुषार्थ के बारे में बताऊंगा। सेकंड लेक्चर में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।